नमस्कार। वैदिक गुरु के कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हस्तरेखा के उन रहस्यों की जिनकी चर्चा बहुत कम होती है और ये गुप्त रहस्य क्या हैं, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं श्री मणिभूषण सिन्हा जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जीतपाल जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। सिन्हा जी, वैदिक गुरु के मंच पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जीतपाल शर्मा जी और सभी दर्शकों को भी हमारा नमस्कार। सिन्हा जी, आज आप पधारे हैं तो आपसे विशेष रूप से हम जानना चाहेंगे हस्तरेखा के बारे में। यानी कि हस्तरेखा एक ज्योतिष नहीं, विज्ञान भी है। तो हम जानना चाहेंगे हस्तरेखा क्या है और कैसे हमारी लाइफ में काम करती है। हस्तरेखा एक संपूर्ण विज्ञान है और ये एक मिस्टिक साइंस है जिसको एक संपूर्णता की तरफ है। जैसे एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी भी एक संपूर्ण विज्ञान है, वैसे ही पामिस्ट्री भी एक संपूर्ण विज्ञान है। इसमें आप अपने हाथ की रेखाओं, आपके उंगलियों की बनावट, आपके हाथ पाम के कलर के हिसाब से छूकर, देखकर एवं रेखाओं को एनालाइज करके आप किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी और उसके फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। सिन्हा जी, मैं आपसे एक विशेष रूप से जानना चाहूँगा कि बहुत से दर्शक नए भी जुड़े होंगे क्योंकि उतना नहीं जानते हस्तरेखा में। तो ये हमारी हस्तरेखा में यानी कि क्या कैसे महत्व होता है ग्रहों का, नक्षत्रों का, राशियों का, तो इसके विषय में थोड़ा आप एक पहचान के रूप में बताएंगे ताकि दर्शकों को पता लगे, ताकि हम चर्चा को जब आगे ले जाएं तो उस चीज़ को आराम से समझ सकें। जी, जैसा मैंने बताया कि हस्तरेखा परीक्षण के लिए 3 तरीके मेनली अडॉप्ट किए जाते हैं। एक है छू करके, देख करके और उसकी रेखाओं का परीक्षण करके। अब अगर हम बात करें, इसकी डिटेलिंग करते हैं, अगर छू करके, तो छूने के बाद ये कैसे पता लगाना होगा कि ये नरम हाथ है, अति सख्त है या अति नरम हाथ है। इस चारों तरीके से एक बार उसके हर एक की एक मॉडलिटीज़ और हर एक की एक प्रॉपर्टीज़ अलग हैं जिससे कि हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। वैसे ही देख करके भी हम लोग देखते हैं कि हाथ की बनावट कैसी है, हाथ किस तरीके का लग रहा है, मांसल है, इसमें रुखड़ापन है, ये बिल्कुल सफ़ेद दिख रहा है, नीले कलर का है, रेडिश कलर का है, ये सारी चीज़ों को हम लोग उसमें देखते हैं। वैसे ही रेखा उसके बाद आती है। रेखाओं के बहुत सारे हैं, माइन्यूट रेखाएं हैं, मेजर रेखाएं हैं। जो माइनर रेखाएं हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। माइनर रेखाओं के बारे में और जो मेजर रेखाएं हैं उन लोगों के उस सभी रेखाओं के बारे में परीक्षण करने के बाद, हम किसी की परीक्षण करने के बाद, उसकी गणना करने के बाद उसके भविष्य के बारे में हम बता सकते हैं। सिन्हा जी, आपसे जैसे रेखाओं की बात की, इस पर चर्चा तो आगे करेंगे, पर मैं जानना चाहता हूँ जैसे हमारी हथेली है, अक्सर इस पे ग्रहों की चर्चा तो हर कोई करता है, विवरण आता है, लेकिन आपसे जैसे चर्चा चल रही थी कि हमारी हथेली में राशियां भी निहित हैं, मतलब ग्रहों के साथ साथ। तो ये एक आपका विचित्र रहस्य जो मैं भी दर्शकों से आरंभ में कहा था कि गुप्त रहस्य क्या हैं हस्तरेखा विज्ञान के, तो इस रहस्य को जानना चाहता हूँ। यानी कि हमारे यहाँ पे जैसे ग्रहों के बारे में एक बार जानकारी दे दीजिए, फिर ये राशियां कहाँ निहित हैं, मतलब हथेली में है या उंगलियों में है, तो कौन सी राशि कहाँ पर है, इसके विषय में थोड़ा। देखिए, 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। हमारे एस्ट्रोलॉजिकली या पामिस्ट्री में, जो एस्ट्रोनॉमी में जितने भी हैं 12 ग्रह, 12 राशियां होती हैं। 12 राशियां हमारी उंगलियों में भी होती हैं और उन उंगलियों के हिसाब से जो हमारे हाथ के जो उंगलियां हैं उसमें भी 12 राशियों का होता है। जैसे ग्रह होती है, जैसे ये एक बृहस्पति ग्रह यहाँ पे होती है, ये यहाँ पे शनि ग्रह होती है, वैसे ही यहाँ पे सूर्य ग्रह होती है, यहाँ पे बुध ग्रह होती है, यहाँ पे वेनस ग्रह होती है, यहाँ पे चंद्रमा होता है। तो इन ग्रहों के साथ साथ हमारी जो राशियां हैं वो राशियां भी चारों उंगलियों में अगर हम देखेंगे, हर एक उंगली में 3 पोर होती है। तो 3 पोर जो होती है, तो सबसे जो हमारी इंडेक्स फिंगर है उसके टॉप पे वो एरीज है, उसके बाद ये टॉरस है, उसके बाद जेमिनाई है। जी जी, ठीक है। वैसे ही अगर हम रिंग फिंगर में आते हैं तो रिंग फिंगर में हमारा ये कैंसर हो गया, ये लियो हो गया, ये 5वें नंबर का हो गया, और ये वर्गो हो गया, 6ठे नंबर का हो गया। वैसे ही अब अगर हम लिटिल फिंगर की तरफ जाते हैं तो ये लिब्रा हो गया, ये स्कॉर्पियो हो गया, ये सेजिटेरियस हो गया। उसके बाद हमारा आता है मिडिल फिंगर हमारा कैप्रिकॉन हो गया, एक्वेरियस हो गया और पाइसियन हो गया। तो 12 ग्रह हमारी उंगलियों में निहित है। जैसे 12 राशियां हमारे उंगलियों में निहित हैं, जितने 9 ग्रह हमारे अगर हथेलियों में हैं
तो हमारी 12 राशियाँ हमारी उंगलियों में हैं। तो मैं जानना चाहूँगा सिन्हा जी, कुछ संकेत देते हैं कौन सा ग्रह ग्रह है, तो कैसे क्या रहेगा लाइफ का, मतलब राशियों के हिसाब से? ग्रह के हिसाब से वो उंगलियों की बनावट और जो ग्रह है उसके हिसाब से उसके हाथ के माउंट कैसे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। उस माउंट के साथ साथ कौन सी रेखाओं के साथ वो माउंट होता है, ये इसकी बहुत डिटेल एनालिसिस होती है और ये बहुत इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है। जैसे अगर हम बात करें सिग्नेचर तो एक कॉपी हो सकता है, बट उंगलियों की रेखाएं बहुत मुश्किल से, उंगलियों के फिंगरप्रिंट जो है वो हर एक के अलग अलग ही होते हैं। जी सिन्हा जी, इस विषय में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ एक विशेष रूप से आपसे जानना चाहता हूँ। आप सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं और बहुत अच्छे काबिल हैं, जैसा कि आपके बारे में पता है। जी, तो आपका ये एस्ट्रोलॉजी की तरफ रुझान कैसे, और एस्ट्रोलॉजी में भी आपने सिर्फ हस्तरेखा पे ही क्यों चुना? बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बताऊं कि मैं हमारे फैमिली में मेरी दादी माँ एक एस्ट्रोलॉजर और पामिस्ट हुआ करती थी और उनके साथ मेरा बहुत समय बीता और उस समय बीतने में उनसे बहुत कुछ ज्ञानवर्धन मुझे हुआ। मेरा इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन टू स्टडी पामिस्ट्री वहाँ से मेरा जागृत हुआ। वहाँ से आगे बढ़ने के बाद जब मैं अपने प्रोफेशनल करियर में आ गया और प्रोफेशनल करियर में टाइम की व्यस्तता और प्रोफेशनली व्यस्त होने के कारण उतना रुझान नहीं हो पाया और उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाया। अब उसको नहीं कर पाने की वजह से लेकिन मन के किसी कोने में एक लगा हुआ था कि किसी भी तरीके से इसको पढ़ाई करना चाहिए, बिकॉज दिस मिस्टिकल साइंस इज एक्चुअली अ वेरी गुड साइंस वेयर वन कैन इंटरैक्ट सोशली, गेट कम्युनिकेट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी खुद की कर सके वो आदमी। तो इसलिए मेरा रुझान इसकी तरफ हुआ। फिर मेरा ऑकल्ट साइंस के एक सेमिनार को अटेंड किया था हमने, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस के सेमिनार को अटेंड किया था और वहाँ पे जो फैकल्टी थे, जो टीचर्स थे, उन लोगों ने जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी और रेकी के बारे में जिस तरीके से उन्होंने शॉर्ट और बहुत प्रिसाइज तरीके से अपनी बात को रखी, उससे और इंटरेस्ट जो मुझे किताबों में नहीं मिल रही थी वो उनके मुंह से सुना। तो वो कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, तो वो गुरु के बिना शिक्षा प्राप्त करना ये मुश्किल सा उस समय लगा कि नहीं, हमें सही तरीके से गुरु की आवश्यकता चाहिए। और इसलिए मैंने पामिस्ट्री, हालांकि मैं तीनों पढ़ रहा हूँ लेकिन पामिस्ट्री के लिए मैंने पहले इनिशिएट किया और पामिस्ट्री को मैंने पहला मुद्दा कोर्स बनाया। दर्शकों के लिए सिन्हा जी मैं बता दूं, ये क्वेश्चन इसलिए किया कि आप अधिवक्ता हैं, तो आप ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी को नहीं आते क्योंकि आपके लिए एक विज्ञान है। तो कुछ लोग वैसे ही मान लेते हैं भाई चलो ये एस्ट्रोलॉजी है नहीं, क्योंकि जब आप जैसे लोग इस विधा में आते हैं तो यानी कि इस तरफ आना चाहिए और इसको मानना चाहिए और इस पर लाइफ को अमल करना चाहिए। तो हम वापस आते हैं अपनी हस्तरेखा पर। सिन्हा जी, इसमें जैसे आप ग्रहों की बात करते हैं, रेखाओं का बड़ा योगदान बताते हैं आप लोग, तो रेखाओं के बारे में जानना चाहता हूँ कि कौन सी रेखा कोई विशेष रूप आपके अनुसार कैसे कार्य करती हैं हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने में? जी, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बताऊं कि रेखाएं हम लोग अपने हाथ से, बहुत सारे हैं कि हम लोग अपना डेस्टिनी और फेट को हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं, वैसे ही रेखाएं भी हैं, हम उसको अपने आप बना सकते हैं। और कोई भी स्टडी, पामिस्ट्री हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, किसी को भी पढ़ने के लिए अध्यात्म से आपका कनेक्शन होना बहुत आवश्यक है। प्रभु का आशीर्वाद चाहिए आपको, गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, बिना उसके आप कोई भी अध्यात्म नहीं कर सकते हैं। चाहे वो हम लोग कहते हैं, हम लोग अपनी वकालत में भी कहते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक प्रोवर्ब है इंग्लिश में, प्रैक्टिस में मेक्स मैन परफेक्ट। तो वो इसलिए कहा जाता है कि ये प्रैक्टिस का ही चीज़ है। कोई भी साइंस, कोई भी विद्या को प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पामिस्ट्री में रेखाओं का बहुत बड़ा योगदान है, जैसा मैंने पहले भी बताया, छू करके भी देखा जा सकता है, रेखाओं को भी देखा जा सकता है और उसको, उसके कलर को देख करके भी समझा जा सकता है कि उस आदमी की पर्सनालिटी कैसी है, वो किस तरीके से बिहेव करने वाला है, उसके फ्यूचर क्या हो सकते हैं और वो किस ढंग का पर्सन है, उसके बारे में जान करके और उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं जो उसको नुकसान ना करे। तो इस ढंग की चीज़ों को, जैसे मेन रेखाएं हैं हमारे हाथ में, उन रेखाओं का अपना है। जैसे हमारे जो 4 मेन रेखाएं हैं, एक जैसे वेनस ग्रह है, ये हमारी लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन
को देख करके हम उसके आयु के बारे में गणना करते हैं, फेट लाइन से उसके पैसे की गणना करते हैं। ये एक कॉमन है, फेट उसकी किस्मत है। सिर्फ हम पैसे की गणना ही नहीं करते हैं, हम उसके सक्सेस रेट की भी गणना करते हैं। हम उसके किसी भी तरीके से अगर वो आदमी कितना सक्सेसफुल होगा अपने प्रोफेशन में और किस तरीके से जाएगा, और उसकी भाग्य अगर वो कोई खरीद रहा है तो उसका फेट कितना हेल्पफुल होगा उसके उस पर्टिकुलर कार्य में, तो वो फेट लाइन हम उस तरीके से देखते हैं। हेडलाइन को भी उस तरीके से देखते हैं, माइंड लाइन को भी हम देखते हैं कि अब किस तरीके का ब्रेन है उसका। अगर माइंड लाइन बहुत झुका हुआ है तो उससे हम लोग देखते हैं कि हाँ ठीक है, अगर ये मून की तरफ झुका हुआ है तो देख रहे हैं हाँ ठीक है, क्योंकि मून जो है जल कारक होता है और जल का मतलब होता है कि पैसा का आना जाना। तो उसे पैसे का भी लगता है कि पैसे का किस तरीके से करेगा, उसका ट्रैवलिंग हो सकता है, उसका विदेश के ट्रिप भी हो सकते हैं। तो इस ढंग की चीज़ें भी हम लोग इसमें से देखते हैं। फिर उसके बाद हाथ की परीक्षण में माउंट का बहुत बड़ा योगदान है। जो अब हमारी 4 उंगलियां हैं, उसके नीचे के माउंट्स हैं, वो माउंट्स हैं जो थोड़ा सा उठा हुआ रहता है। जी जी। उसके उस माउंट को हम लोग ठीक ढंग से देखते हैं कि माउंट किस तरीके का, बहुत उठा हुआ है कि नहीं उठा हुआ है, कितना उठा हुआ है, कितना नहीं उठा हुआ है। और ये प्रैक्टिस करके पता लगता है कि ऐसे नॉर्मल लोगों को पता नहीं लगेगा, लेकिन हाँ एक जनरल है कि अगर उठा हुआ है तो नज़र आ जाता है कि उठा हुआ है, दबा हुआ है। तो वो ग्रह हम लोग उसी समय समझ लेते हैं कि ये ग्रह इनका नुकसान कर रहा है, तो उस ग्रह के उपाय हम लोग बताते हैं। मतलब मैं जैसे अभी रेखाओं का भी क्वेश्चन करूंगा, अभी आपने माउंट की बात की तो कई बार ज़्यादा उठा हुआ, जैसे आप विशेषज्ञ सुनता हूँ कि सही नहीं होता है, तो ये कैसे काउंट करते हैं कि जैसे शुक्र है, फिर गुरु भी ज़्यादा उठा हुआ है, तो इस तरह से मैं 2 ही ग्रहों का भी अंकित किया, आप तो ज़्यादा जानते हैं, तो कैसे मतलब इसको आकलन होगा पाएगा? देखिए, जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह नॉर्मली सबसे ऊंचा होता है पूरे हथेलियों में। शुक्र ग्रह से तो हम लोग अनुपातिक रूप से काउंट करते हैं। किसी का हाथ बहुत पतला है, किसी के हाथ में उसका वेट कम है, तो उसके हाथ का वजन भी वैसा ही होगा। तो हम लोग उसके अनुपातिक ग्रह देखते हैं कि उसका माउंट उस अनुपात में, उसके हाथ के हिसाब से अनुपातिक वे में किस तरीके का होना चाहिए था और कहाँ है। सेकंड ग्रह जो सबसे ऊंचा होना चाहिए हथेली में शुक्र के बाद, वो बृहस्पति का ग्रह होना चाहिए, क्योंकि वो आपको मर्यादा बना देता है, आपको पुरुषोत्तम की तरफ ले जाता है, आपको अध्यात्म की तरफ ले जाता है, आपको पैसे की तरफ है, नेम की तरफ, फेम की तरफ। वो चीज़ थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो उसके बाद जो लोगों के होते हैं वो होते हैं बुध ग्रह। जी जी। बुध ग्रह ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि आदमी अच्छा वक्ता हो सकता है, अच्छा थॉटफुल प्रोसेस वाला हो सकता है, क्योंकि बुध ग्रह बुद्धि का कारक होता है। तो आपको वो हेल्थ का भी कारक होता है, क्योंकि अगर बुध ग्रह से लाइन नीचे आ रही है तो वो हेल्थ आपका कैसा है वो भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं उससे। तो ये सारी ग्रह हैं और माउंट हैं, उनके रिलेशन जो हैं, तो मेरा ये है कि जैसे माउंट है वो अनुपातिक रूप से हम लोग काउंट करते हैं। कोई ऐसा कोई पैरामीटर नहीं होता है अनुपात के रूप में। मतलब मैं पढ़ रहा था तो उसमें आ रहा था कि मान लो कोई ग्रह उभरा हुआ नहीं है, लेकिन उसका फिर आप विशेषज्ञ दूसरा रूप देखते हैं कि उसकी पूर्ति के लिए कहाँ से हो सकती है। सही बात है, तो बिल्कुल सही। इसी में एक चीज़ और देखता हूँ कि बहुत से लोग निराश हो जाते हैं। जैसे रेखा किसी के हाथ में अच्छी उभरी होती हैं, किसी में उतनी उभरी नहीं होती है, सामान्य होती है, वो लोग निराश हो जाते हैं। क्या वो सही है उनका निराश होना? नहीं, मेरा मानना है, क्योंकि जब अगर पामिस्ट्री की बात करें तो बहुत लोगों के हाथ में किस्मत की रेखाएं भी नहीं होती हैं, किसी के हाथ में लाइफ की रेखाएं भी नहीं होती हैं, लेकिन हम लोगों के पास हम लोग उसके ऑप्शन भी लेके चलते हैं। अब ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने बोला कि मेरा तो हाथ ही नहीं है, हाथ कटा हुआ है मेरा। हाँ, ये अक्सर मतलब तो, बात आती है हाँ, तो कि उनका भाग्य कैसे होता है जिनके हाथ ही नहीं होते। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग उसको इस तरीके से देखते हैं कि वो हाथ की रेखाएं, सिर्फ हाथ की रेखाएं, एक आपको एक मिला हुआ है, लेकिन उसके ऑप्शन है। अगर ये वही बात है कि जैसे अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन बंद नहीं है, दूसरा ऑप्शन खुला हुआ है। तो हम लोग दूसरे तरीके से भी, दूसरे हाथ की रेखाओं से भी हम उसको एनालाइज कर लेते हैं सेम चीज़। अगर वो भी नहीं है तब भी हम लोग पैर की रेखाओं से भी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा, पैर की रेखाएं भी काउंट होती हैं? पैर की रेखाओं में भी यही सारी चीज़ें हैं। मतलब वो सेम होती हैं या कुछ विपरीत? अलग होती हैं, लेकिन उसकी स्टडी अलग है। अच्छा अच्छा सर। तो अब सर मैं जानने को तो बहुत कुछ है, लेकिन एक हस्तरेखा में आज एक बहुत ज़रूरी हो गया है विवाह से संबंधित। रीज़न क्या है, पहले समाज परिवार मिला के 2 शादियाँ कराता था,
भाई जानता था, पहचानते थे। लेकिन आज सिर्फ 2 व्यक्ति ही आपस में शादी के, क्योंकि हाई एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं तो उतना परिवार समाज का योगदान कम होता जा रहा है। लेकिन फिर जाकर चिंता वही आती है जो पहले परिवार समाज करते थे कि हमारी शादी कैसे सार्थक हो, ये बड़ी चिंता होती है। उसके लिए क्या विशेष आप देखते हैं हाथ में? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। आज के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से जिस तरीके से हम लोग न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे लड़के लड़की आपस में डिसीज़न ले रहे हैं, बड़े बुजुर्गों का भी योगदान थोड़ा है और पढ़े लिखे बच्चे लोग हैं डिसीज़न ले लेते हैं, लेकिन उसके कारण, ईगो क्लैश के कारण या कोई भी अदर रीजंस के कारण वैवाहिक जीवन के संबंध और आपसी संबंध बहुत ख़राब होते हुए नज़र आते हैं। और उसका हम लोग इसमें एक अपनी हाथ में बुध की रेखा के नीचे में जो लिटिल फिंगर है उसके बगल में एक लाइन होती है जिसको हम लोग मैरिज लाइन के रूप में काउंट करते हैं। अब अगर वो मैरिज लाइन है, बहुत सारे चीज़ें हैं उसमें, लोग बोल सकते हैं कि इसमें 2 रेखाएं हैं इसलिए 2 शादी है। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना कि 2 रेखाएं हैं, 2 शादी हो गई हमारी, अक्सर इस ढंग की बातें होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, उस पर डिटेल पे हम लोग बात करेंगे, कभी चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मेन रेखा है उसकी डिस्टेंस आपके माइंड लाइन से कितनी दूर है, पहले वो देखना है। हार्ट लाइन से कितनी दूर है वो देखना है। और वो एक डिस्टेंस को मापने का एक यंत्र है, मतलब उसका एक कैलकुलेशन है। उस कैलकुलेशन के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि इस समय, इस पीरियड में इस जातक की शादी हो सकती है। अच्छा, अब आती है कि जो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन में अगर वो मैरिज लाइन अगर झुकी हुई है, अगर सीधी है तो नॉर्मल है, झुकी हुई है अगर नीचे की तरफ तो गड़बड़ शुरू हो चुका है भाई साहब। अगर गड़बड़ हो रहा है, अगर वो नीचे आ करके वो टच कर देती है लाइन को, तो भाई एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं भाई साहब, आप डिवोर्स की तरफ आगे निकल गए हैं। अच्छा, अगर वो काट करके आगे बढ़ जाती है और आपके लाइफ लाइन में आ जाती है, वो टच करती है, तो सेपरेशन तय है। डिवोर्स हो चाहे नहीं हो, लेकिन दोनों 2 जगह में चले गए। कोई इंग्लैंड चला गया और कोई इंडिया में रह गया, लेकिन दोनों आपस में नहीं आ रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। और अगर लाइफ लाइन को काट दिया तो पार्टनर की डेथ कंफर्म्ड है। ये कैसे भी किसी के भी हाथ में देख लीजिए, 100% सत्य है। कुछ समाधान, मतलब जिसकी लाइफ खुश हो से, कुछ ऐसे लोगों के लिए सावधानियाँ? देखिए, इसमें क्या है कि आप, जब हम पामिस्ट्री की जब शुरुआत कर रहे थे तो उसमें एक आपके जो निगेटिव, क्योंकि आदमी अपने कर्म से ही अपने हाथ को बनाता है, और आपके कर्म जो है उसमें क्लियर कट स्पीकर के रूप में काम करते हैं, रेखाओं के रूप में। तो जब आप अपने कर्म कर रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि बहुत सारी चीज़ नोइंगली भी आप गलत कर रहे हैं, अननोइंगली भी आप गलत कर रहे हैं जी। कुछ चीज़ें अच्छी भी कर रहे हैं, तो अच्छी चीज़ों से रेखाएं अच्छी होती हैं, खराब चीज़ से रेखाएं खराब होती हैं। इन सब चीज़ों को याद करने का, जैसा मैंने अभी शुरू में बोला था आपको कि अध्यात्म से कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, हर एक मनुष्य को बहुत ज़रूरी है। पूजा पाठ करना चाहिए आदमी को, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। गुरु जिसको भी मानते हैं, भाई माता सबसे पहली गुरु होती हैं, पिता गुरु होते हैं। माता पिता के चरण को वंदना करके अगर घर से निकलते हैं तो आपके बहुत सारी चीज़ों का निवारण होता है। सुबह उठते समय एक मंत्र है जो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, कारागरे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभात काले कर दर्शनम। मतलब कि आप अपने हथेली को इस तरीके से देखें, अपने उंगलियों के अग्रभाग को, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी मतलब कि अग्रभाग, कर बोलते हैं हथेली को, तो हमारे हथेली के अग्रभाग को हम लक्ष्मी के रूप में करते हैं। अब आप देखिए इसको बहुत कितने अच्छे तरीके से है कि उंगलियां तो घूमती रहती हैं तो पैसा आपका भागते रहता है, आते रहता है, भागते रहता है। आपको संग्रहण क्या करना है? विद्या। ये इसमें आप संग्रहित कर सकते हैं, हथेली में नहीं संग्रह कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उल्टा काम करते हैं। ठीक है जी। और ये आपका बेस है, ये ब्रह्मा है, जिस ब्रह्म के रूप में जो आप हथेली में संग्रह नहीं होता है, हाथ में होती है। हाँ, उंगलियों में आप संग्रह नहीं कर सकते, इसीलिए पैसा आप संग्रह नहीं कर सकते। विद्या संग्रह कीजिए, इसीलिए सरस्वती बीच में है, संग्रह करने के लिए आपके पास सरस्वती है। इसलिए मध्य की जो भूमिका है ये है, क्योंकि आपको पैसा
और आपके जीवन की शुरुआत जो ब्रह्म है, इन दोनों के बीच को कड़ी को बनाए रखने के लिए सरस्वती की भूमिका बहुत जरूरी है। इसलिए सरस्वती को संग्रह कीजिए, पैसा अपने आप आएगा, भागता जाएगा, उसकी चिंता मत करिए। सिन्हा जी, आपके आने से पहले आपके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर रहे थे, तो उसमें एक विशेष बात आई कि आपके पास जब भी कोई व्यक्ति आता है, उसकी भले ही डेट ऑफ बर्थ आप नहीं पूछते हैं, आप उसकी पर्सनैलिटी यानी कि उसके स्वभाव को जान लेते हैं। तो ये कैसे संभव हो जाता है हस्तरेखा के माध्यम से? जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अब अगर आप किसी से भी बात कर रहे हैं जी जी, तो एक तो आपकी बॉडी लैंग्वेज है जी दूसरी है आप कोई भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे मैं ही बोल रहा हूँ तो मेरी हथेलियाँ घूम रही हैं, जी, आपकी हथेलियों का रंग कैसा है, अच्छा, आपकी हथेलियाँ की हथेलियों में उंगली प्रोपोर्शनेट कैसा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, किस तरीके का है, तो वो उतनी नज़र आ जाती है। तो वो हथेलियों को देखने के बाद, आप उंगली को देखने के बाद एक पर्सनालिटी को आप डिस्कस कर सकते हैं कि कलर को देख करके भी, हथेलियों के कलर को देख करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि बंदा कैसा हो सकता है। अब देखिए, हथेलियों के रंग, इतने सारे कलर हैं। अब आप लाइट पिंक कलर की हथेलियाँ आपने देखी होगी, येलो कलर की, मतलब अगर हम येलो बोलते हैं तो बिल्कुल येलो नहीं होता, येलोइश, पीलापन लिया हुआ। रेड अगर हम बोल रहे हैं तो रेडिश, लाल नहीं बात कर रहे हैं, रेडिश होता है किसी की हथेलियाँ। आपको देख के भी पता लग सकती है कि उसकी हथेलियाँ नरम है, सख्त हाथ वाले हैं। कुछ हाथ आप देखेंगे ब्लैकिश होती है, कुछ हाथ आप देखेंगे वाइटिश होती है, कुछ आप हाथ देखेंगे ब्लूइश। अगर ब्लूइश है तो आप ये समझ सकते हैं कि वो इंटॉक्सिकेटेड बंदा है, इंटॉक्सिकेशन में उसका इंटरेस्ट बहुत है, नशा करता है, नशा करता है, उसके हाथ ब्लूइश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेता है, अफीम खाता है। आप उसके हाथ देख करके आपको पता लग जाएगा कि इस ढंग का है। हाथ देखते ही पता लग जाएगा हाथ देखते के साथ किस चरित्र का व्यक्ति है, किस चरित्र का व्यक्ति है, किस आपके कलर, हाथ के कलर से ही आपको एक इनिशियल ग्राफ तैयार हो जाएगा आपका। अच्छा, आपको छूने की भी आवश्यकता नहीं है। अभी देखिए, हम लोगों का आजकल एक दूसरे को ग्रीट करने का, हाथ मिलाते हैं हम लोग। जी, हालांकि कोरोना के बाद ये सारी चीज़ों को लोग ने अवॉइड करना शुरू किया, लेकिन अभी भी एक वेस्टर्न कल्चर के रूप में हम लोग हाथ मिलाने में इंटरेस्ट लेते हैं। अब आप देखिए, हाथ मिलाने से अगर हम लोगों से हाथ मिलाते तो हमें पता लग जाता है कि हाथ सख्त है, नरम है, अति नरम है, कि अति सख्त है। ये चार तरीके को ठीक ढंग से अगर हमने देख लिया। अब देखिए, अगर अति सख्त है तो वो आदमी क्रिमिनल होगा, 100% क्रिमिनल होगा। उसके हाथ कड़क हैं, वो साहसी भी होगा और कैसे दुर्दांत भी हो सकता है। अगर वो सख्त है, आप देखिए, अगर वो सख्त है तो आप वो एक काम करने वाला आदमी है, लेकिन अड़ियल है, अड़ सकता है कोई भी स्थिति में। अगर हाथ जो है सॉफ्ट है, अब जैसे मैं आपको बताऊं कि हम, अगर आपने दूर से देख लिया कि अरे ये इनका हाथ पिंक भी है और हाथ मिलाया था हमने, इनका हाथ सॉफ्ट भी है, तो आप अगर वो दोनों चीज़ों को अगर समाहित करते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि ये आदमी अच्छे स्वभाव का है, इसके पास कोई मदद मांगने के लिए जाएगा तो मदद मना नहीं करेगा। लेकिन क्या होता है, इसीलिए अगर आप सुने होंगे बचपन में लोग, हमारे माता पिताजी बोलते थे कि अपना हाथ मत दिखाओ सबको। हाँ, ये मतलब पहले एक बात आती थी कि अक्सर सुनते कि हाथ हर किसी को नहीं, मैं पूछने वाला था कि ये चेतावनी आती कि अपना हाथ हर किसी को नहीं दिखाना चाहिए। इसलिए ही आता था, क्योंकि अगर आप देख लिया कि भाई ये तो नरम हाथ वाला आदमी है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड आदमी है, पिंक हाथ की हथेलियों का कलर भी पिंक है, तो वो एक सॉफ्ट एक्ट इमोशनल आदमी है, उसको तो ठगा जा सकता है बहुत आसानी से। आपको डोनेशन लेने वाले लाइन लग जाएंगे फिर, तो वो तो मना कर नहीं पाएगा, अपना घर बेच करके भी दे देगा वो आदमी। तो उस ढंग के लोग भी जो हैं, अगर आप देखिए, अगर हाथ मिला रहे हैं और आपको पता लगता है कि उंगलियों का लचीलापन है, उंगली में लचीला है, वो एक अच्छा स्पीकर हो सकता है, एक अच्छा अधिवक्ता हो सकता है, अच्छा जर्नलिस्ट हो सकता है। क्योंकि उंगलियों का लचीलापन और पिंक कलर दोनों का कॉम्बिनेशन अगर है तो वो आदमी इस ढंग का हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाथों की रेखाओं के अलावे भी आप
देख सकते मतलब हैं। मैं पढ़ते हुए सिन्हा जी उसमें एक आया था कि अगर आदमी जैसे आप कह रहे थे ना आध्यात्मिक रूप से मजबूत नहीं है और उसके हाथ में कुछ ऐसी वीकनेस है तो उस आदमी को कंट्रोल किया जा सकता है आसानी से। तो इसलिए जो आपका तर्क था कि आदमी को आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हस्तरेखा वाली बात कर रहे थे कि किसी के चरित्र, क्या किसी में थोड़ा बहुत दूसरी तरफ भी हो सकता है किसी के उसके कर्म की वजह से? देखिए, पास्ट कर्म तो आते हैं जो हम लोग अपने शास्त्रों के हिसाब से देखते हैं, और वो प्रेजेंट कर्म भी होते हैं। ग्रह नक्षत्र उसके हिसाब से इफेक्ट करता है। अब देखिए, शनि ग्रह सबको आते हैं, लेकिन आप आजकल शनि ग्रह के बारे में लोग प्रताड़ित होकर के ये कह रहे हैं कि भाई शनि ग्रह तो हमें बर्बाद कर दिया, शनि ग्रह के कारण हो गए। होता क्या है कि वो आपके कर्मों का है। जिसका शनि ग्रह बर्बाद कर रहा है तो आपके कर्मों के हिसाब से ही बर्बाद कर रहा है। और अगर आपके पास उतना अक्वायर किया हुआ चीज है, अच्छे कर्म अक्वायर किए हुए हैं आपने, तो शनि ग्रह कितना करेगा नुकसान। मैं इस बात कर रहा हूँ कि एक बार एक घटना बता रहा हूँ कि 2 एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए थे, एक नए अभी पढ़ाई कर रहे थे और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे जी। तो जो नए वाले ने हाथ देखा तो शुक्र ग्रह थोड़ा ज़्यादा उठा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि यार आप तो है ना किसी का हाथ देखते हुए वो आकलन देख रहे थे कितना कि आप तो भोग विलास की तरफ जा रहे हो। लेकिन वही जो दूसरे अनुभवी एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने कहा नहीं, ये आपका ठीक है, लेकिन इस व्यक्ति के कर्म को देखो, ये क्या है आध्यात्म और मतलब कार्य से जुड़ा हुआ है, इसका शुक्र यूज हो रहा है एक अच्छे कार्य का, इसलिए इस तरफ ये जा ही नहीं सकता क्योंकि इसकी व्यवस्था बनी हुई है इसके कार्य क्षेत्र में। गीतपाल जी, मैंने मतलब ये मतलब रहस्य में हाँ, उसको थोड़ा उस समय नहीं समझ पाया, लेकिन अब बात करना आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ। शर्मा जी, मैं आपको बताऊं, मैंने अभी आपको बोला प्रपोर्शनेट देखते हैं। जो आपने जिनका रेफरेंस दिया, जो जानकार लोग थे, उन्होंने जो बात बोली वो सही बात बोली। वो क्यों बोली? क्योंकि उन्होंने देख लिया प्रपोर्शनेट। बृहस्पति कितना है और शुक्र। देखिए, ग्रह नक्षत्र में शुक्र को हम लोग मानते हैं राक्षसों के गुरु। अच्छा। अपने उस मंडल में बृहस्पति को देवगुरु के रूप में मानते हैं। ये दोनों गुरु आपके बड़े होने चाहिए। अब क्वेश्चन आती है कि आपका शुक्र कैसा भी माउंट पे है, लेकिन साथ में चंद्रमा कैसा है और बृहस्पति कैसा है और बुध कैसा है। अगर ये तीनों ग्रह के प्रोपोर्शनेट कुछ उटपटांग सा लग रहा है, तभी आप इस ढंग की बातें कर सकते हैं। जनरल धारणा नहीं होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको बोला कि जनरल धारणा ये है कि जिसके हाथ में रेखा नहीं है उसका कुछ नहीं हो सकता भाई। किस्मत उसको सपोर्ट नहीं कर सकती है। हाथ में किस्मत की रेखा नहीं है तो भाई किस्मत नहीं है, एकदम फेट उसका ठीक नहीं है। लेकिन होता क्या है कि सिर्फ फेट लाइन से ही नहीं होता है। कभी कभी हम लोग फेट लाइन को, बहुत छोटी सी फेट लाइन को भी काउंट कर लेते हैं पूरी कैलकुलेशन के रूप में। फेट लाइन का लंबा होना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइफ लाइन पूरी है, हर एक आदमी के हाथ में लाइफ लाइन है। उस लाइफ लाइन में भी आप उसके भोग विलास के कितने समय, किस ढंग के, कहाँ पे उसको प्रॉब्लम आने वाली है, वो सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। मतलब सिन्हा जी, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा दर्शकों के लिए, यानी कि रटी रटाई बातों पे अमल ना करें। जो हस्तरेखा के बारे में जो अक्सर लिखी पढ़ी सुनी आती है, उसके पीछे गहन रहस्य होता है, उसके लिए विशेषज्ञ की जरूरत, विशेषज्ञ की जरूरत। सर, आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है, लेकिन समय का अभाव होता है, इसलिए इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। आप इस कार्यक्रम आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों तक आकर के अपनी बात को दर्शक दीर्घाओं के लिए समर्पित करने के लिए। मैं सभी का धन्यवाद देता हूं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।